वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अम्ल क्षारीय एवं लवण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार किसे कहते हैं या लवण की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं। तो जो अम्ल है लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल को परिभाषित करने के लिए आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने अपने अपने मत दिए। तो आर्हेनियस के अनुसार यदि हम अम्ल की परिभाषा देखें तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होकर एच देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में विलय होकर एच देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जब जल में विलय किया जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है यह अम्ल को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार कि उन्होंने अम्ल की क्या परिभाषा दी है या अम्ल को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं अम्ल दान करते हैं। जो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को दान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो यह जब जल में विलय किया जाता है इसको तो यह हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो जो H है वो अम्ल को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह अपने हाइड्रोजन आयन का दान कर देता है। अब हम बात करते हैं अम्ल की पहचान की कि अम्ल की बेसिक तौर पर पहचान क्या होती है। तो जो अम्ल होते हैं अम्ल की पहचान हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जो कि कभी नहीं भूलेगी। आसान ट्रिक में देखते हैं। तो जो अम्ल की पहचान होती है इसकी ट्रिक है अनिल, अर्थात जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अम्ल के गुण। तो जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा इनकी सतह जो होती है वह खुरदरी होती है। तो जो हमारा नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यदि हम नींबू के रस का स्वाद करते हैं तो स्वाद में खट्टे होते हैं, और यदि हम उसको स्पर्श करके देखते हैं तो उनकी सतह जो होती है वो खुरदरी होती है। लेकिन हम सभी अम्लों को चखकर या उनकी सतह को स्पर्श करके नहीं देख सकते। फिर तीसरा गुण आता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जो अम्ल होते हैं ये जल में मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, अर्थात H3O का। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चौथा है ये विद्युत के चालक होते हैं। जैसे बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर है इनकी अगला पॉइंट है इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, अर्थात ये किसी भी धातु को या वस्तु को ये नष्ट कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है सूचक कि अम्ल के सूचक क्या हैं। तो सूचक मतलब होता है जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाए। तो जो सूचक हैं ये प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन में। तो जो प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन है, तो प्राकृतिक रसायन जैसे हल्दी है, लाइकेन है, ये सभी अम्ल की या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और संश्लेषित रसायन मतलब होता है जिनका निर्माण प्रयोगशाला या उद्योगों में किया जाता है।
तो जैसे है मेथिल ऑरेंज, ये हमारा संश्लेषित रसायन है। तो प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल के प्रकार कि अम्ल के क्या प्रकार होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं अम्ल के प्रकार, तो अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, तो जो प्रबल अम्ल होते हैं ये जल में विलय होकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ये जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे प्रबल अम्ल हैं। अर्थात जब इनको जल में विलय किया जाएगा तो ये पूर्णतः आयनीकृत होकर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो ये जल में विलय होकर पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते, अर्थात ये जल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे हमारा है एसिटिक एसिड CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOH और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये दुर्बल अम्ल हैं, अर्थात ये जल में विलय होकर पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण कि अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण देखने से पहले हम इनकी सांद्रता के आधार पर भी अम्ल के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि हम सब ने सुना है कि तनु अम्ल होता है और सांद्र अम्ल होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर जो अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु अम्ल, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, और सांद्र अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है, अर्थात अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है
और तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण कि अम्ल के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें पहला देखते हैं हम धातु के साथ में अम्ल की क्रिया। धातु के साथ अम्ल की क्रिया कि अम्ल धातु के साथ में किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, अब देखते हैं इसमें समीकरण को संतुलित करेंगे तो दाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और बाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो जो बाएं पक्ष है उसमें HCl वाले समूह में हम 2 लिख देंगे, आगे HCl के आगे 2 लगा देंगे। तो जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या पूरी हो जाती है या पूर्ण हो जाती है, लेकिन क्लोरीन की संख्या भी 2 हो जाती है, जबकि दाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या 1 है। तो इसको पूरा करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लिख देते हैं, जिससे क्लोरीन की संख्या 2 हो जाती है लेकिन सोडियम की संख्या 2 हो जाती है। तो हम सोडियम के आगे भी 2 लगा देंगे। तो इस तरह से जो समीकरण होता है वह संतुलित हो जाता है। दूसरी है धातु कार्बोनेट के साथ में अम्ल की क्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल की क्रिया कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो जो धातु कार्बोनेट है, जैसे हमारा है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट HCl लेते हैं हम अम्ल की जगह, तो यह लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाते हैं। अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, जबकि दाएं पक्ष में सोडियम की संख्या 1 है। तो हम दाएं पक्ष में सोडियम क्लोराइड के आगे हम 2 लगा देंगे, तो हमारे सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन NaCl के आगे 2 लगाने पर क्लोरीन की संख्या भी 2 हो जाती है। तो हम बाएं पक्ष में HCl वाले समूह या पद के आगे 2 लगा देते हैं, तो क्लोरीन की संख्या 2 हो जाती है। अब तो यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब हम कार्बन की संख्या देखते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 है और बाएं पक्ष में भी कार्बन की संख्या 1 है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो दाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3, ये भी संतृप्त है। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण है संतृप्त हो गया। अब हम देखते हैं धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो जो हम बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर H लगा है तो इस कारण से इसे वाई भी पढ़ते हैं, और यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। तो जब इसमें हम HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो यह भी
लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाता है। तो अब हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है तो दाएं पक्ष में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि बाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। चौथा है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो जो अम्ल होते हैं के साथ क्रिया। तो जो अम्ल हैं ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं प्लस जल वाष्प बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो इस तरह से ये हमारे अम्ल जो हैं, अम्ल के प्रकार, उनके गुण, रासायनिक गुण, इन के बारे में अध्ययन किए। अब हम देखते हैं क्षार कि क्षार क्या होते हैं। तो जो क्षार हैं ये स्वाद में, क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं और इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। हम बात करें क्षार की, क्षार को परिभाषित करने के लिए आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो परिभाषा दी थी, तो उसके अनुसार यदि हम बात करते हैं कि क्षार क्या है या परिभाषित करें, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, तो वे पदार्थ जो जल में विलय होकर तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, तो वे पदार्थ जो जल में विलय होकर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार क्षार की परिभाषा देखें कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्षार की परिभाषा क्या दी थी। तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं क्षार कहलाते हैं।
क्षार के गुण, कि क्षार के गुण क्या हैं। तो जो क्षार होते हैं, ये क्षार के गुण, तो ये इनका जो स्वाद होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं। दूसरा, इनकी जो सतह होती है ये चिकनी होती है, इनकी सतह चिकनी होती है। अब हम बात करते हैं क्षार के प्रकार की, कि क्षार के प्रकार क्या हैं। तो जो क्षार है यह भी ये दो रूपों या दो प्रकारों में पाया जाता है। पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो जो प्रबल क्षार होते हैं ये जल में विलय होकर अत्यधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। और जो दुर्बल क्षार हैं ये जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते और कम मात्रा में OH आयन देते हैं। तो जो हमारे प्रबल क्षार हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे प्रबल क्षार हैं। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे दुर्बल क्षार हैं। अब हम बात करते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म की। कि क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखते हैं पहला, तो जो क्षार होते हैं ये धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस निकालते हैं या हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा, इनके जो क्षार होते हैं ये धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अम्लीय। अब हम अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराते हैं कि अम्ल और क्षार किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं ये आपस में मिलकर लवण और जलवाष्प का निर्माण करते हैं। हम अम्ल और क्षार में समानता भी देखें तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्षार में समानता कि अम्ल और क्षार में क्या समानता है। तो जो अम्ल होते हैं ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वे OH आयन देते हैं। तो ये तो हैं अम्ल और क्षार के बारे में। अब हम देखते हैं pH पैमाना, कि pH पैमाना क्या होता है। तो जो pH पैमाना है इसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को मापा जाता है या अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है।
तो इस स्केल या पैमाने का आविष्कार सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था या खोज की थी। तो उन्होंने बताया कि पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए उन्होंने एक स्केल का निर्माण किया जिसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। इस तरह से तो 7 से नीचे अम्ल होते हैं और 7 के ऊपर क्षार होते हैं। लेकिन जो 7 पॉइंट है यह उदासीन होता है, अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो 0 से 7 के बीच में जो पैमाने होते हैं वह अम्ल के लिए होते हैं और 7 के ऊपर 7 से 14 तक जो पैमाने होते हैं वह क्षार के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच स्केल है या पीएच पैमाना है उसके क्या उपयोग हैं। तो जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर भी पीएच पैमाने या पीएच परास के अनुसार कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वह 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। और दंत क्षय, तो जो हमारे दांतों का पीएच मान होता है वह 5.5 होता है, अर्थात अम्लीय होता है। तो हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे दांतों की बाहरी परत पर जो इनेमल होता है यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। और यह जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो जो हमारे दांत हैं वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं। इसलिए हम दंत मंजन का इस्तेमाल करने से जो अम्ल की अधिकता होती है उस अधिकता को उदासीन किया जाता है और दंत क्षय को रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे लवण की कि लवण क्या होते हैं। तो लवण तो जो लवण होते हैं ये अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे अम्ल HCl और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर अम्ल लवण का निर्माण करते हैं। अब ये जो लवण होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब लवण को जल में घोल दिया जाता है तो इसके आयन जो होते हैं ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और लवण के जलीय विलयन में विद्युत का संचार या विद्युत प्रवाहित होने लगती है। तो जो लवण हैं ये जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं।